हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे से कर रहे होगे, बड़ी मेहनत कर रहे होगे और अपने टारगेट सेट करे हैं उनको अचीव करने के लिए आप बड़ी कोशिश कर रहे होंगे। हम लेकर चल रहे थे इकोनॉमिक्स स्पेशल, जिसमें हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, और जो चैप्टर चालू करा था हमने वो चैप्टर था मनी, एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 4 ऑफ मनी चैप्टर। अगर मैं बात करूं सर व्हाट वी हैव डन बिफोर, उससे पहले हमने जो चैप्टर कवर करा उसमें व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जाना, समझा, परखा, बड़े अच्छे से इनका अध्ययन किया और फिर हम आगे बढ़ चले मनी चैप्टर की तरफ। अगर हम बात करें कि सर अभी हमें क्या करना है, तो अभी हम व्हाट इज मनी वी हैव कवर्ड, फंक्शंस ऑफ मनी वी हैव कवर्ड, इवोल्यूशन ऑफ मनी में हम बीच में कहीं ठहरे हुए थे। हमने प्लास्टिक करेंसी यहां पर कंप्लीट कर दिया और यहां पर एनपीसीआई और इसके साथ ई मनी, हमने ई ट्रांजैक्शंस को समझा, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वगैरह को कल की क्लास में हमने समझा था। आज हम डिजिटल करेंसी की तरफ चलेंगे, आज हम क्रिप्टो करेंसी की तरफ पढ़ेंगे, आज हम डिजिटल रुपये की बात करेंगे। ऐसी तमाम चीज़ों को समझेंगे, आपको भी समझाएंगे और बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी आपको बताते हुए चलेंगे। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के नज़रिए से। अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो अति महत्वपूर्ण है, और अगर आप एसएससी दे रहे हैं तो इसमें वन लाइनर फैक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा डिटेल में फिर आपको पढ़ना तो है, समझना उतना ही, क्योंकि ये एक कोर्स लाने का जो कारण यही था कि इकोनॉमिक्स कोई भी एग्जाम दो उसके अंदर आपके लिए बिल्कुल मजबूती से खड़ी रहे। तो उसी के लिए हम ये लेक्चर लेके आए हैं आपको डिटेल में समझाने के लिए। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। अब सर कहानी कहां तक पहुंची थी? कहानी हमारी पहुंच चुकी थी ई ट्रांजैक्शंस तक, जहां हम बैंक मनी की बात कर रहे थे, ई ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। और यहीं पर हम बैंक मनी की बात कर रहे थे कि भाई बैंक में हमारा जो पैसा डिपॉजिट होता है उसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ये हम लोग पढ़ रहे थे। यहां तक हमने पढ़ लिया था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तक। कहानी इतनी ही नहीं है, कहानी आगे भी है, समझो। अब सर हुआ यूं कि 2007 में एक व्यक्ति है सतोशी नाकोमोटा, सतोशी नाकोमोटा। अब सतोशी नाकोमोटो एक व्यक्ति है, नाकोमोरा, कई कई जगह पर आपको सतोशी नाकोमोरा भी नाम मिलेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। टै और रे का वो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, जापानीज और वो है ना, नाकोमोरा, कई कई बुक्स में वो भी देखने को मिलेगा। नाउ हु इज सतोशी नाकोमोरा? वी स्टिल डोंट नो, आज तक नहीं पता है। यह आदमी 2010 तक, 2012 तक कभी कभी कुछ आर्टिकल्स डाल दिया करता था, रिप्लाई किया करता था, कहता था कि जापान में रहने वाला एक आम व्यक्ति है, 38 साल का यह है। बाकी आज तक इसका कोई पता नहीं है। सरकार से बचने के लिए, तमाम हैकर्स से बचने के लिए, तमाम दुनिया से बचने के लिए ये एनोनिमिटी आज तक बरकरार है। हालांकि कंट्रोवर्सी होती रही, कई बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ये क्लेम किया जी वो सतोशी नाकोमोरा है, बट कंक्रीटली कोई भी ये एविडेंस नहीं दे पाया। सर कहानी कहां से चालू हो रही थी? कहानी चालू हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि सर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें, उन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में लोगों का ये कहना हुआ, कुछ एक समूह का ये कहना था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इज बेसिकली अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ बैंक। इनका यह कहना था कि जितने ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे, जितने ज्यादा डिजिटल लेन देन होंगे, उनसे बैंकों के पास धन संपदा एकत्रित होती चली जाएगी, बैंक पैसे वाले बनते चले जाएंगे, उससे हमें नुकसान होगा, यह कहना था इन लोगों का। डिजिटल ट्रांजैक्शन ये क्या कह रहे थे? इनका कहना यह था कि सर हमने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करा, हमने 100 रुपीज का ट्रांजैक्शन करा, तो एक ट्रांजैक्शन चार्ज हमेशा होता है लेट्स सपोज 5 रुपीज।
₹95 यहां पर पहुंचे, फिर ट्रांजैक्शन होगा, फिर ₹5 चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर बैंक जो है वो पैसा इकट्ठा करते चले जाएंगे, और जितनी ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे उतने ही ज्यादा बैंक अक्यूमुलेशन करते चले जाएंगे। इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान व्हाट विल बी द डीमेरिट और व्हाट विल बी लॉस टू द इकोनॉमी, उनका ये कहना था लॉस टू द पर्सन होगा, पर्सन आदमियों को, क्योंकि बिकॉज उनकी खून पसीने की कमाई है और बैंक ट्रांजैक्शन के नाम पर वो पैसा धीरे धीरे अक्यूमुलेट करता चला जा रहा है। तो कुछ नार्सिसिस्ट ग्रुप 2007 में जापान में इकट्ठा होते हैं और वहां पर सतोशी नाकामोरा के नाम से एक व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया जाता है। वन व्हाइट पेपर, व्हाट इज व्हाइट पेपर? व्हाइट पेपर इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। सफेद कागज का मतलब क्या होता है? सफेद कागज का मतलब होता है किसी निर्धारित वस्तु या निर्धारित प्रणाली की विस्तार से व्याख्या को व्हाइट पेपर कहते हैं। आज अगर मैं कोई नया कंसेप्ट इजाद करूं, नया कोई कंसेप्ट बनाऊं और उस पर मैं उसका डिटेल से लिख दूं एक कागज पर, या डिटेल्स उसकी मैं पब्लिश कर दूं, तो उसे कहेंगे व्हाइट पेपर। तो सतोशी नाकामोरा के नाम से एक व्हाइट पेपर आता है और इस व्हाइट पेपर में एक डिजिटल करेंसी, एक क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के नाम से एक नई तरह की करेंसी आई, बिटकॉइन। व्हाट? बिटकॉइन। हालांकि 2007 में इसे डेवलप किया था, इट वाज लॉन्च्ड, बिटकॉइन 0.1 वाज लॉन्च्ड इन 2009। इसे जो लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया 2009 के अंदर, इसे लॉन्च किया गया 2009 में इसे जारी किया गया। अब सर थोड़ा सा इसको हम और समझें, बिटकॉइन पर चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, असल में एक एग्जाम्पल समझाता हूं, उसको समझिएगा, ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। मैं दो सिनेरियो आपको दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू टू सिनेरियोस। अब आप डिसाइड करना कि उनमें कैसे क्या क्या करना है। मैंने एक एल्गोरिदम आपको डेवलप करके दी। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक अंकन समस्या, अंकन क्या होती है? एक गणितीय समस्या को अंकन कहते हैं। एक एल्गोरिदम मैंने डेवलप करी, एल्गोरिदम है a+b का होल स्क्वायर। ये मैंने मैथ्स की एक प्रॉब्लम आपके सामने प्रेजेंट करी। मैंने कहा भैया इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए, इसे सुलझाइए, इसका सॉल्यूशन करिए, सॉल्व इट। ठीक है, आपने सर इसको सॉल्व किया। अब सॉल्यूशन जब आ गया, जब इसका उत्तर आपको मिल गया, व्हेन सॉल्यूशन वाज अचीव्ड, जब आपने इसका सॉल्यूशन दे दिया, तो मैंने आपको सॉल्यूशन के बदले आपके एक ऑनलाइन वॉलेट में, एक ऑनलाइन वॉलेट में, ऑनलाइन वॉलेट मतलब एक पर्स होता है ना, वैसे ही ऑनलाइन एक वॉलेट है, उसके अंदर मैंने आपको एक रिवार्ड दे दिया। क्या दे दिया? एक रिवार्ड दिया, एक इनाम दे दिया। ये जो रिवार्ड था, ये रिवार्ड कुछ नहीं, एक वैल्यू थी, एक वैल्यू थी। ऐसे मानिए मैंने यहां पर रिवार्ड में की वैल्यू जो दी, रिवार्ड के अंदर मैंने आपको, लेट्स सपोज मैंने आपको एक पेन दे दिया, डिजिटल पेन दे दिया। कहां पर दे दिया? ऑनलाइन आपके वॉलेट में दे दिया। यहां तक एग्जांपल क्लियर? अगेन go through the process. I have developed an algorithm and said you to solve it, and when you are doing a solution, I am giving you a reward on your online wallet. भाई सिंपल सी एक आपको एक मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, एक गणितीय समस्या में हमने आपको दी, आपको कहा कि इसे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करिए। आपने कहा सर सॉल्यूशन करने से हमें क्या मिलेगा? मैंने कहा सर आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके ऑनलाइन वॉलेट में एक हम वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड आपको दे देंगे। सर वैल्यू क्या है? एक डिजिटल पेन, एक पेन की फोटो है। कट टू नेक्स्ट डे। अब आपको क्या हुआ? आपको जरूरत पड़ गई, आपको गोलगप्पे खाने। आपको क्या खाने? गोलगप्पे। यू नीड टू हैव गोलगप्पास। गोलगप्पे खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, गोलगप्पे खाने के लिए यू डोंट हैव मनी। अब गोलगप्पे खाने के लिए पैसे नहीं है, तो गोलगप्पे वाले ने कहा कि सर पैसे नहीं है तो और कुछ दे दो। तो आपने क्या किया? अपने ऑनलाइन वॉलेट से ये जो वैल्यू, एक डिजिटल पेन था, ये इस गोलगप्पे वाले को दे दिया और आपने गोलगप्पे कंज्यूम कर लिए। आपने गोलगप्पे कंज्यूम कर लिए, गोलगप्पे का उपभोग आपने कर लिया।
इन दिस वेरी ट्रांजेक्शन, सर ये डिजिटल पेन क्या है? मैंने कहा कि डिजिटल पेन कुछ भी नहीं है, एक बस एक पेन की फोटो है। तो यहां गोलगप्पे वाले ने एक डिजिटल पेन ले लिया, किसके बदले? एक प्लेट गोलगप्पे के लिए, 1 प्लेट ऑफ गोलगप्पा। एक प्लेट गोलगप्पे आती है लेट्स सपोज 10 रुपए की, तो इसका मतलब एक डिजिटल पेन माने एक डिजिटल पेन का बराबर कितनी वैल्यू होगी, प्राइस होगी 10 रुपया। अब आगे गोलगप्पे वाला जिससे सामान लाता है उसको डिजिटल पेन दे दे। ये पूरी कहानी समझ में आ रही? सर इसी तरीके से सतोशी नाकामोरा ने एक एल्गोरिदम सेट करी। सतोशी नाकामोरा developed an algorithm, developed an algorithm, developed an algorithm, algorithm। इन्होंने एक अंकन समस्या विकसित करी, अंकन समस्या विकसित करी। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये मैथमेटिशियन था, ऐसी बहुत सारी कहानियां। डेवलप्ड एन एल्गोरिदम, इन्होंने एक एल्गोरिदम डेवलप करी और उसको सॉल्यूशन करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजी से उसे सॉल्यूशन उसका अचीव किया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन प्रोसेस जो होता है, इसको सॉल्व करने की प्रोसेस जो होती है, एक आम मस्तिष्क से बाहर होती है। ये कंप्यूटर्स के द्वारा करी जाती है। इट इज बेसिकली इट इज डन बाय द सुपर कंप्यूटर्स। और इस सॉल्यूशन की प्रोसेस को बोला जाता है माइनिंग। क्या बोला जाता है? वी कॉल इट माइनिंग। क्या कहते हैं? माइन करना, माइनिंग करना, वी कॉल इट माइनिंग। सो व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग इज बेसिकली डूइंग सॉल्यूशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम का सॉल्यूशन अचीव करना माइनिंग कहलाता है। और व्हेन यू डू सॉल्यूशन, रिवार्ड्स जो होते हैं, रिवार्ड्स में आपके एक डिजिटल वॉलेट में, आपके एक ऑनलाइन वॉलेट होता है, ऑनलाइन वॉलेट में आपको रिवार्ड मिलता है। क्या मिलता है? रिवार्ड मिलता है। ये रिवार्ड जो है ये बेसिकली यही बिटकॉइन है। इट इज बिटकॉइन। कुछ एक आपको वैल्यू दे दी जाती है। लेट्स सपोज आपको, जैसे आप गेम खेलते हो, तो गेम जब आप खेलते हो तो आपको ऊपर पॉइंट मिलते जाते हैं ना, 25 पॉइंट, 26 पॉइंट। या आप पीडब्ल्यू के ऐप में जब कोर्स खरीदते हो, कभी कभी जब स्कीम्स आती हैं तब आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तब आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो उसी तरीके से इनको माइन करने पर ऑनलाइन वॉलेट में रिवार्ड मिलता है। अब इस रिवार्ड को बिटकॉइन कहते हैं। नाउ फर्दर ये आगे लोगों द्वारा इन्वेस्टमेंट के पर्पस, लेन-देन के पर्पस से यूज किया जाने लगा। इट वॉज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये विनिमय के साधन स्वरूप इसका उपयोग किया जाने लगा। विनिमय के साधन स्वरूप इसका उपयोग किया जाने लगा। इसीलिए इसको, बिटकॉइन को हमने क्या माना? वी कॉल दैट नाउ करेंसी। इसीलिए इसको हमने क्या बोला? करेंसी बोला। क्या बोला? करेंसी। और किस तरह की करेंसी? डिजिटल करेंसी है। ये कैसी करेंसी है? डिजिटल करेंसी है। समझ में आई कहानी? सतोशी नाकामोरा ने एक एल्गोरिदम डेवलप करी। इस एल्गोरिदम का सॉल्यूशन दैट इज माइनिंग। उसको सॉल्यूशन लाने पर रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड ऑनलाइन वॉलेट में आता है, और वो रिवार्ड जो पॉइंट्स हैं उन्हें बिटकॉइन कहते हैं। एंड बिटकॉइन वर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के साधन स्वरूप इनका उपयोग होने लगा, लोग इसमें निवेश करने लगे। क्यों करने लगे? आई विल बी टेलिंग यू दैट। और यहीं से ये करेंसी निकली। नाउ द क्वेश्चन इज, सर ऐसे तो मैं भी बना दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हो। सर जब ये पहली बार ये बिटकॉइन आया, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, बिटकॉइन में एक एल्गोरिदम दी जा रही है, एल्गोरिदम आपकी दी जा रही है, उसका आप सॉल्यूशन अचीव करते हो। यू डज दैट सॉल्यूशन। तो एल्गोरिदम में क्या होता है? एल्गोरिदम इज बेसिकली व्हाट एल्गोरिदम इज, इट इज encrypted मैसेज। इट इज encrypted
ये एक बंद अंकन होता है। एनक्रिप्टेड मतलब सिक्योर्ड। एनक्रिप्टेड, मान लीजिए जैसे आपके व्हाट्सएप पर एनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं, मतलब वो सिक्योर होते हैं। इस एनक्रिप्टेड मैसेज को जब आप सॉल्यूशन करते हो तो डिक्रिप्ट करते हो, यू डू इट्स डिक्रिप्शन। आप इसे डिक्रिप्ट करते हो, इसे खोलते हो, इस एल्गोरिदम को खोलते हो। तो बिकॉज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज डन, दैट इज व्हाई दिस करेंसी इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी। इसलिए इस करेंसी को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी। एंड इट इज प्लेस्ड वर्चुअली, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल करेंसी। भाई इसे क्या कहते हैं? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्यों कहा? हमने आपको बताया कि इसमें क्रिप्टेड मैसेजेस को ओपन किया जाता है, डिक्रिप्ट किया जाता है। एंड बिकॉज दीज आर नॉट फिजिकली अवेलेबल, ये फिजिकली अवेलेबल नहीं होते, डिजिटली अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसे आभासी मुद्रा भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा कहा जाता है। अब सर इसका ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है? ये तो ठीक है। नाउ हाउ ट्रांजैक्शन इज डन, कुछ तो खास बात होगी, तो वो समझने के लिए आपको ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा, लेन देन समझना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या फायदा था, लोग क्यों यूज करने लगे? आपको पता है, जब आई रिमेंबर इजीली 2010-11 की बात है, बिटकॉइन के बारे में मैंने पढ़ा। तो बिटकॉइन ऐसे मेरे दोस्तों के साथ बात चल रही थी, तो दे इन्वेस्टेड इन बिटकॉइंस, उन्होंने बिटकॉइंस खरीदे। बट मुझे इसके लीगल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज वेरी स्केर्ड कि यार ये चीज तो ऐसे तो सब लोग अपना अपना कर लेंगे। वो जो पुरानी जो समस्या आई थी राजा महाराजाओं के समय कि भाई सब अपनी अपनी करेंसी चला रहे हैं, वही समस्या अब यहां आ जाएगी। तो आई वॉज प्रिटी मच स्केर्ड। देर आर सम माई फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने इसको खरीद लिया था 12-13 हजार रुपए में। आगे चलकर जब लोग डिमांड बढ़ने लगी क्रिप्टो करेंसी की, खास करके बिटकॉइंस की, वो सेम बिटकॉइन जो 12 हजार में खरीदे थे, उनकी प्राइस 30-35 लाख रुपए हो गई थी। नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये इतना ज्यादा लेन देन क्यों हुआ? लोगों में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों आई? लीगल स्टेटस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, बट इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है दैट इज बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसका सबसे बड़ा फीचर है क्रिप्टो करेंसी का, इट इज बेसिकली ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जाता है, सर व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? देखो समझो, थोड़ा सा आराम से मस्तिष्क को बिल्कुल क्लियर रखना तो समझ में आ जाएगा आसानी से, डोंट वरी। ब्लॉकचेन तकनीकी क्या होती है? लेट्स सपोज ये पीस ऑफ स्टोन है, एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक। हम 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, 5 लोग। कौन कौन है? पीयर टू पीयर है, ए बी सी डी और ई, 5 लोग हैं। अब क्या हुआ, ये ए के पास था। किसके पास था? ए के पास। ए को ट्रांसफर करना था ई पे। ए को किस पे ट्रांसफर करना था? ई पे। तो ए ने इस पर ब्लॉक पे लिख दिया कि ए दिस इज ट्रांसफर टू ई, और इस ट्रांजैक्शन की कॉपी सबके पास, भेज दी। इससे क्या होगा सर? इससे यह होगा कि कभी ए वापस ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है। लेट्स सपोज ई ने ये वापस बेच दिया डी को, तो ये ए टू ई से लेकर डी, एक लिंक यहां पर जोड़ दिया, ई टू डी, एक चेन बना दी, और ये इसकी प्रिंट, इसकी कॉपी, क्या लिखा हुआ कि ए से ई पे गया, ई से डी पे गया, ये कॉपी फिर से सभी को भेज दी। फिर से इसको एक कागज पर लिखकर उसकी फोटो को भी सभी को लिख दी।
तो ये क्या हुआ, एक चेन बनती जा रही है, उस चेन में ब्लॉक ऐड होते चले जा रहे हैं, उसमें ब्लॉक्स ऐड होते चले जाते हैं। दिस इज नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। व्हाट दिस इज नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो फर्दर वी कैन से कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज डाटाबेस टेक्नोलॉजी। ये कैसी टेक्नोलॉजी है? डाटाबेस टेक्नोलॉजी है। और इसमें क्या किया गया, डाटाबेस टेक्नोलॉजी में एक ओपननेस रखी गई कि भाई सबको पता रहेगा कि ये पैसा किसके पास जा रहा है, कहां जा रहा है, सबको अपडेट। जैसे ही कोई ब्लॉक ऐड होगा सबको अपनी अपनी अपडेट मिलती जाएगी। तो इट वर्क्स ऑन ओपन लेजर। भाई बैंक जब ट्रांसफर करता है, बैंक ने यदि ए से बी को ट्रांसफर करा तो बैंक अपने खाता बही के अंदर लिख लेता है, उसमें सी को, डी को, ई को नहीं पता चलता, तो वो क्लोज लेजर होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है कि वो ए को भेज रहे हैं, बी को भेज रहे हैं, सी को भेज रहे हैं, डी को भेज रहे हैं और ई को भी भेज रहे हैं। इन सबने अप्रूवल दिया तब जाकर ये ट्रांसफर हुआ। तो दैट इज बेस्ड ऑन ओपन लेजर। व्हाट इज ब्लॉकचेन? बेसिकली इट इज एन ओपन लेजर। ओपन लेजर ये खुला बही खाता है, ये खुला बही खाता है जिसमें जितने भी पार्टनर हैं, जो भी लोग इसमें ऑनलाइन है, उन सबके पास वो अपडेट जाती है और जब वो अप्रूव करते हैं उनके पास, सबके पास एक एक कॉपी चली जाती है। इससे फर्क क्या पड़ता है सर? इससे फर्क ये पड़ता है, एक तो यहां पर बेसिकली कि यहां पर फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रॉड क्या कि कल ए उठकर ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा है। जैसे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, विल सिंप्लीफाई इट मोर। फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव में जब कोई जमीन बिकती है तो आपने अपने यदि चाचा की जमीन खरीदी तो वो पूरे गांव को पता है कि जी इन्होंने इनकी जमीन खरीद ली। अब कल जाकर चाचा ये कह दे ये जमीन तो मेरी है, तो सारे गांव वाले कहेंगे झूठ मत बोल भाई। तो सेम दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसी पे बेस्ड है, उसी की सबका अप्रूवल हो जाए, सबको एक पता चल जाए, तो ओपन लेजर सिस्टम यहां पर रखा जाता है। इससे ट्रांसफरेबिलिटी इजी होती है। पहली चीज कि जब ये बता दिया जाए पूरे गांव में, ये मुनादी कर दी जाए भाई कि ए की जमीन ई ने खरीद ली है, भाई ए की जमीन किसने खरीद ली है? ई ने खरीद ली है, तो पूरे गांव को पता चल गया और इसके बाद ट्रांसफरिंग जो होगा वो इजी होगा। ट्रांसफरिंग क्यों होगा? क्योंकि यहां बैंकिंग सिस्टम में बैंक ये सारी चीज रख रहा था, यहां पर सब लोग अपना अपना रख रहे हैं, तो यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी। ये बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट्स क्या हुए भाई? मेरिट्स क्या हुए? अच्छी बातें क्या हुई? मेरिट्स क्या हुए? मेरिट्स हुए कि यहां पर ट्रांजैक्शन चार्जेस आर लेस इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन चार्जेस आर लेस बिकॉज वहां पर एक ब्लॉकचेन बना दी गई, एक ब्लॉकचेन बना दी गई, तो सबको वो अपडेट हो गया, तो लेन देन की लागत कम है, लेन-देन की लागत कम है। दूसरी चीज, लेन-देन की लागत तो कम है, इसके अलावा लेन-देन का टाइम, बिकॉज यहां पर सारे पार्टिसिपेंट अप्रूवल दे रहे हैं, तो यहां एक आदमी बैठ के इससे कंट्रोल नहीं कर रहा, क्योंकि एक आदमी पे इतने सारे ट्रांजैक्शन आएंगे तो वो उनको मेंटेन करने में, उनको लेन देन करने में टाइम लगेगा। यहां टाइम नहीं लग रहा, तो ट्रांजैक्शन टाइम इज ऑल्सो लेस। ट्रांजैक्शन टाइम इज लेस, लेन देन का समय कम है, लेन देन का समय कम है। एंड बिकॉज ट्रांजैक्शन टाइम इज लेस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस आर लेस, जो कि बैंक में ज्यादा चार्ज लेता था, क्योंकि बैंक को अकेले को वो सारा काम करना पड़ता था। थर्ड थिंग इज, यहां पर ए कौन है? ये एक आपकी डिजिटल आईडी है। व्हाट इज ए? इज डिजिटल आइडेंटिटी। अब डिजिटली ए कौन है आपको नहीं पता भाई। जैसे फेसबुक पे किसने एंजल प्रिया के नाम से यदि कोई अकाउंट खोल रखा था, कैन यू आइडेंटिफाई कि ये एंजल प्रिया है? ऑनलाइन में अनोनिमिटी आ जाती है।
आज हम कहते हैं कि सोशल मीडिया ने इस दुनिया को बिगाड़ दिया, इस दुनिया को खराब कर दिया। लोग किसी को भी उठाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पड़ने का कारण क्यों है? क्योंकि मोहम्मद अली जो एक बेसिकली ना, आई थिंक टाइसन इट वाज, या मोहम्मद अली थे, वो बॉक्सर हैं बड़े फेमस, नाम इनमें दोनों में से एक था। उनसे पूछा गया था कि व्हाट डज सोशल मीडिया हैज इंपैक्ट, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया हैज गिवन द पावर टू डिसग्रेस एनीवन एंड नॉट हैविंग ए पंच ऑन हिज फेस और हर फेस। तो वो फेमस बॉक्सर ने कहा कि जो सोशल मीडिया ने है वो आज ऐसा कर दिया कि आप किसी की भी बेइज्जती कर दो, आपके मुंह पे मुक्का नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आपने मिलकर ये कहा कि आप चोर हो तो उसने थप्पड़ मार दिया कि क्या बोल रहा है यार। अब ऑनलाइन में क्या हुआ कि ऑनलाइन में एनोनिमिटी है, कौन है कहां का है नहीं पता चल रहा है। beautifulboy@gmail.com, आपको क्या पता लड़का है लड़की है, कहां का है कहां नहीं है, यू डोंट नो हिम। तो वो जाकर कुछ भी बोल देगा। तो सेम बिकॉज देयर इज एनोनिमिटी, यहां पर बैंक को तो पता होता है, बैंक को आपका नाम पता होता है, आपके वो बिकॉज केवाईसी पूरा करता है तो आपका पैन कार्ड सब कुछ उसे पता है। यहां एनोनिमिटी होती है, यहां एनोनिमिटी होती है, यहां पर नो रियल आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज नोन। यहां व्यक्ति की असली पहचान नहीं पता चलती, पहचान नहीं पता चलती, वो ट्रेस करना बड़ा डिफरेंट है। तो लोग जो बेसिकली ब्लैक मनी ट्रांसफर करते थे, हवाला वगैरह यूज करते थे, रिस्क लेकर पैसा इधर उधर भेजा करते थे, उनके लिए तो इजी हो गया। टेरर फंडिंग इजी हो गया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इजी हो गया, इलीगल जो ट्रांजैक्शन था वो तो बहुत इजी हो गया। लीगल तो ठीक है, ये सारी अच्छाइयां, ये सारी विशेषताएं होने के कारण ये यूज ज्यादा होने लगा, यूज ज्यादा होने लगा। अब इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमी नंबर 1, नो फिजिकल बैकअप। बैकअप कोई भौतिकी पृष्ठभूमि यहां पर नहीं है। दैट मीन्स भाई आपने, माफ कीजिएगा, आपने बैंक में 100 रुपए डाले, तो बैंक में 100 रुपए कैसे डाले? आपने बैंक को पैसे दिए होंगे, फिजिकल बैकअप है। अगर कल देखो नोट है, ये नोट रहा, दिस इज नोट, सर इसका क्या फिजिकल बैकअप है? क्या बैकअप है कि 100 का नोट 100 रुपए में चलेगा? तो यहां देखो, यहां लिखा हुआ है, यहां देखो, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन करता हूं, ये एक प्रॉमिस है। अगर कल ये नहीं चले, मैं आरबीआई के पास जाऊंगा, आरबीआई भैया ये लो 100 रुपए लो अपने, मुझे नहीं चाहिए, तो वो इसके बदले आपको लोहा दे दे, भंगार दे दे, कुछ भी देगा, आपको 100 रुपए की वैल्यू के आप मालिक हो। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। कल अगर क्रिप्टो करेंसी फेल हो गया, किसके पास जाओगे सर? नो रेगुलेशन, यहां पर कोई नियामक नहीं है, कोई नियम कायदे कानून बनाने वाला नहीं है, कोई नजर नहीं रखने वाला कि किसका पैसा किसको जा रहा है, क्यों जा रहा है, यह भी जानना जरूरी है सर। नो रेगुलेशन। अभी ये इसको मैं तो आपको एक और डिजिटल करेंसी में भी समझाऊंगा, ई रूपी के अंदर भी कन्वर्ट करूंगा, डोंट वरी। नो रेगुलेशन, कोई नियामक नहीं है। अब कोई नियामक नहीं है, सो इट कैन बी इजीली यूज्ड इन टेरर फंडिंग, ट्रैफिकिंग,
ड्रग्स एटसेट्रा। तो इसका उपयोग आतंकवादी विधियों, मानव तस्करी, इत्यादि को में किया जा सकता है। और हुआ ये सारे काम इसमें हो सकते हैं। तो ये इसकी कमियां थी। अब बात आई सर इसकी लीगलिटी। आरबीआई के पास ये बात पहुंची कि यार ये कुछ करेंसी है, ये तो बिटकॉइन की कहानी थी। अब इसी सेम तर्ज पर और बाकी करेंसी भी आने लगी। बेंगलोर का एक लड़का कह रहा है सर बिटकॉइन मत चलाओ, अपने यहां लक्ष्मी कॉइन मैंने नया बनाया, वो चलाते हैं। कोई कह रहा है डोज कॉइन, कोई रिपल, कोई इथरम, कोई रैबिट कॉइन, सबने अपने अपने बनाना चालू कर दिए। एंड आरबीआई ने कहा कि यार हमें कुछ टाइम चाहिए इसको समझने के लिए, पहले समझे तो सर ये भला क्या है। और तुमने अपने आप ही पैसा बनाया और अपने आप ही यूज कर रहे हो तुम। कल अगर फ्रॉड हो गया तो हम कहां से कुछ संभाल पाएंगे। और ये तो पैरेलल एक जो ब्लैक इकोनॉमी होती है वैसे एग्जिस्ट कर जाएगी ना ऐसे। तो उन्होंने कहा सर टाइम दीजिए। इसी बीच 2012 में एक ऑनलाइन ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ड्रग्स का एक ऑनलाइन वेबसाइट थी, उस पर एफबीआई द्वारा रेड मारी जाती है। रेड में कुछ क्रिप्टो करेंसीज वो ले लिए जाते हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसीज मिलते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के बदले लेन देन कर रहे थे डार्क वेब पर। तो यूएस फेडरल बैंक ने वो अपने पास क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर ली और वो क्रिप्टो करेंसी लास्ट में जाकर मार्केट में भेज दी। तो ये बात आई कि भैया इसकी लीगलिटी पे क्या करना चाहिए। तो एक लंबा समय बीता, कभी आरबीआई कहता है इसको लीगल करेंगे, कभी आरबीआई कहता है इसको इलीगल करेंगे। फाइनली इन 2017 ये बहुत लंबा एक मामला चला और 2017-18 में तो बात ये हो गई कि भैया इसकी प्राइसें बढ़ने लगी क्योंकि डिमांड बहुत लोग करने लगे बिटकॉइन की। लोगों को एक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका समझ में आ गया कि किसी को पता भी नहीं चलेगा मैंने यहां पैसे लगा रखे हैं और 25 दिन में पैसा डबल हो रहा है। सोचो ना, 12,000 रुपए का कोई सामान आपने खरीदा था, उसकी कीमत 30 लाख 35 लाख हो गई हो, तो बड़ा इजी लगेगा कि यार इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो 2017 में दिनेश शर्मा कमेटी बनती है, दिनेश शर्मा कमेटी। दिनेश शर्मा समिति बनती है टू नो द लीगलिटी ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का कानूनन क्या हो सकता है, उसकी कानूनन वैधता को जांचने के लिए 2017 में कमेटी बनी। इन 2018 में क्या किया, वर्ल्ड बैंक इशूड वर्ल्ड्स फर्स्ट। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या करा, 2018 में दुनिया के पहले वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड इशू कर दिए। जिन्हें आई बॉन्ड्स कहा जाने लगा। 2018 में विश्व बैंक द्वारा विश्व में सर्वप्रथम ब्लॉकचेन बॉन्ड, जिन्हें आई बॉन्ड कहा गया, जारी कर दिए। कभी आरबीआई ने इसे लीगल करा, लीगल तो कभी भी इसे दर्जा नहीं देगा। कभी कहा कि इस पे कोई कानून नहीं है अभी, कभी इसको कानूनी कार्रवाई करने की बात करी गई।
सो ये सारी चीजें इसमें चलती रहेगी और 2021 में फाइनली गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल इंट्रोड्यूस कर दिया इन 2021, 2021 में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ cryptocurrency and regulation of digital currency बिल प्रेजेंट कर दिया। क्रिप्टो करेंसी एवं डिजिटल करेंसी नियामन विधेयक पेश किया गया लोकसभा में, संसद में, और इसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को गैर कानूनी घोषित कर दिया। बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस बिल, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट अलाउड। आर नॉट अलाउड। कुछ एक्सेप्शंस दिए गए कि इनकी टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले एक्सिस बैंक ने यूज करा। निजी क्रिप्टो मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया। और उसके पीछे लॉजिक ये था कि भैया ऐसे तो सब अपने अपनी करेंसी चलाते चले जाएंगे। और 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण के अंदर यह घोषणा करी कि 2022 के अंत तक आते आते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इश्यू कर दी जाएगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा जारी कर देगा। और नवंबर 2022 में पहली बार इसका ट्रायल किया गया, दिसंबर में से और बढ़ा दिया गया, और 2023 में अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। So it is cryptocurrency. So what is cryptocurrency? एक बार देखिए, cryptocurrency is an encrypted, decentralized digital currency transferred between peers and confirmed in a public ledger via a process known as mining. क्रिप्टो करेंसी एक एनक्रिप्टेड विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो साथियों के बीच स्थानांतरित की जाती है और एक सार्वजनिक खाता बही खाते में खनन के रूप में जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से इसकी पुष्टि की जाती है। एग्जांपल्स हैं बिटकॉइन, लिटकॉइन, नेम कॉइन, स्विफ्ट कॉइन, बाइटकॉइन, ग्रिड कॉइन, डोज कॉइन, रिपल, इथरम, रैबिट कॉइन, लक्ष्मी कॉइन, गणेश कॉइन्स, ये शिवा कॉइन्स, ये सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है? क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल है। क्लियर बात? इतनी बातें क्लियर है। अब समस्या यह आ रही थी कि भाई लोग क्रिप्टो में जा रहे हैं। क्रिप्टो में जाने का सबसे बड़ा कारण है कि एनोनिमिटी। व्हाई वी यूज कैश? कैश का क्या फायदा होता है? यूपीआई है हमारे पास, क्योंकि सर यूपीआई में बैंक को पता है, मैंने अगर आपको ट्रांसफर करा तो बैंक को पता है कि मैंने आपको ये पैसा ट्रांसफर कर दिया। अगर कैश ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या बैंक या सरकार को पता चलता है? एनोनिमिटी बनी रहती है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन भी ज्यादा होगा। वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन बेसिकली ये 100 के नोट के जीवन काल में ये कितने हाथों में जाता है। मान लीजिए 100 का नोट अपने जीवन काल में 5 हाथों में जा रहा है, मतलब ये 100 के नोट ने 500 रुपए की वैल्यू क्रिएट करी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 रुपए। लिख लो, वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, velocity of money circulation. What is velocity of money circulation? It is basically, velocity of money circulation is, लिखो, number of times, लिखो, number of times a unit of currency is circulated in
नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स लिखना, टाइम नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट ऑफ मनी, यूनिट ऑफ करेंसी और यूनिट ऑफ मनी इज चेंजिंग हैंड्स। मतलब एक मुद्रा की इकाई अपने एक समय में कितने हाथों से गुजरती है, कितने हाथों से गुजरती है, उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 का ये नोट है, ये 100 का नोट है, अगर ये 5 लोगों के पास जा रहा है, ए पहले ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, तो ये कितने हाथों से होकर चला गया? 1 2 3 4 5। टोटल वेल्थ कितनी बना दी इसने मनी सर्कुलेशन करके? 500 रुपए। भाई ए के पास था तो ए ने कहा मेरे पास 100 रुपए है, बी के पास था तो बी ने कहा मेरे पास 100 रुपए है, तो टोटल वैल्यू कितने की क्रिएट हुई? 500 रुपए की क्रिएट हुई सर। था कितना? 100। तो 500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 100, तो 5 इसकी वेलोसिटी हो गई 100 के नोट की। एक एग्जांपल दिया है मैंने, इस तरह वेलोसिटी करते हैं। तो सरकार ने इसी तर्ज पर वेलोसिटी को और एनोनिमिटी को बरकरार रखने के लिए एक नई तरह की करेंसी इश्यू करी, जिसको बोला गया सीबीडीसी। व्हाट इज सीबीडीसी? सीबीडीसी इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा। व्हाट इज दिस कंसेप्ट? सीबीडीसी में बेसिकली क्या करेगा? आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई जैसे नोट छापता था, तो नोट छापने में बड़ा खर्चा आता है। पेपर करेंसी की कुछ कमियां हैं, या ट्रेडिशनल करेंसी में कुछ कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं? पेपर करेंसी और डिजिटल करेंसी, माफ कीजिएगा, ट्रेडिशनल करेंसी की कुछ कमियां हैं। कमी नंबर एक, कमी नंबर एक, कमी नंबर एक, हाई कॉस्ट, उच्च लागत। छापने में बहुत पैसा लगता है, लगभग 20,000 करोड़ 16,000 करोड़ रुपए पैसा एक साल में छापने में लग जाता है। हाई कॉस्ट होती है। दूसरी, लेस ड्यूरेबिलिटी, कम जीवन काल होता है इनका। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने पेपर छापने के बजाय उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि भैया देखो मेरे पास आओ। उन्होंने बैंकों को कहा कि बैंक भैया सुनो, इन्होंने आरबीआई ने डिजिटल करेंसी 100 का नोट ऐसे डिजिटली लिखकर ये बैंक को दे दिया। आप बैंक में गए, बैंक को आपने 100 रुपए का ये नोट दिया, बैंक को आपने 100 रुपए का नोट दिया, बैंक भैया बैंक लो, तो बैंक ने इसके बदले इस 100 के नोट की एक फोटो दे दी, मतलब इसको डिजिटली में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, उस पर अलग से नंबर होंगे, जैसे नोट पे नंबर होते हैं वैसे नंबर होंगे। अब इसको आप लेन देन में यूज कर सकते हो। इसको बोला गया सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आप कहेंगे सर यूपीआई से कैसा अलग है? भाई यूपीआई तो ट्रांजैक्शन फॉर्म है, यूपीआई इज द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। ई रूपी जो है वो लीगल टेंडर है, यूपीआई बेसिकली ट्रांजैक्शन करवा रहा है, ये तो डिजिटल मुद्रा है सर। यूपीआई के लिए आपको बैंक की जरूरत है, इसके लेन देन के लिए बैंक की जरूरत नहीं है। आपको डिजिटल वॉलेट होगा, जैसे आप पर्स में से निकालते हो 100 का नोट और मैंने आपको दिया, तो ऐसे ही इसको मैंने आपका स्कैनर लिया, आपको स्कैन करा और आपके वॉलेट में पहुंच गया। इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, इस तरह से ये होते हैं।
इस तरीके से होता है। 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, ये खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया। ये ट्रायल अभी भी चल रहा है सर, ट्रायल चल रहा है। आप जाइएगा, अगर आपके पास आपकी एलिजिबिलिटी है तो बैंक, आपके बैंक में जाइएगा, ई रूपी वाले ऑप्शन पे जाइएगा, ई रूपी, वहां जाइएगा, वहां अपने बैंक में ई रूपी में आपको ई रूपी जनरेट करना है। तो आपने ई रूपी जनरेट करना है तो पहले अपने यूपीआई या कार्ड से आपने इसमें पैसे डाले, मान लो 1000 रुपए डाले आपने, और 1000 के बदले में आपको कितने नोट चाहिए वो पूछेगा। तो आपने कहा आपने सेलेक्ट करा कि 500 के, मैं एक काम करता हूं, आपने सेलेक्ट करा कि 100 के दो नोट, 100 के दो नोट मतलब 200 रुपये आ गए, और 200 के 4 नोट आपने सेलेक्ट कर लिए। तो 200 के ये 4 नोट आपके पास आ जाएंगे, और 100 के 2 नोट आपके पास आ जाएंगे। ये 100 के 2 नोट हो गए और 200 के 4 नोट हो गए। इन पर इनका एक नंबर होता है पर्टिकुलरली। यूज कैसे करेंगे? यूज स्कैनर आएगा आपके नंबर पर या उस पे आप उसे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सेम नंबर वाला एक नोट आपने यदि मुझे ट्रांसफर करा तो आपके पास ये नोट कम हो जाएंगे। 4 थे, ये अब आपके पास 3 रह जाएंगे। सर ये इसमें फायदा क्या हुआ? फायदा एक तो एनोनिमिटी जो कि ट्रेडिशनल करेंसी में होती है वो बनी रहेगी। दूसरी चीज, बैंक को जो नोट छापने में पैसा लागत लग रही थी वो कम होगी। तीसरी, लॉन्जिटिविटी रहेगी, मतलब ये भी लंबे समय तक चलेंगे। यूपीआई से कैसे अलग है? तो यूपीआई से मैंने आपको बता दिया, ई रूपी इज लीगल टेंडर, यूपीआई इज पेमेंट मीडियम। ई रूपी इज लीगल टेंडर, यूपीआई इज पेमेंट मीडियम। प्लीज राइट इट डाउन। ई रूपी इज लीगल टेंडर, ई रूपी एक कानूनी निविदा मुद्रा है, बट यूपीआई इज ए पेमेंट मीडियम। यूपीआई एक भुगतान का माध्यम है। यूपीआई में आपको बैंक की जरूरत पड़ती है। इन यूपीआई यू नीड बैंक, बैंक अटैच करोगे तब यूपीआई कर पाओगे ना। यहां बैंक की जरूरत नहीं है, बैंक इंटरमीडियरी की तरह काम नहीं करेगा। यूपीआई में आपका एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी में खाते में पैसा है तो वहां से आप ट्रांसफर कर रहे हो। यहां आपको बैंक की जरूरत नहीं है, आपने बैंक को यूज करा ये लेने के लिए। बैंक के अकाउंट में आपने बैंक में आपके अकाउंट में रुपया है, आपने वो ट्रांसफर करा और बैंक से उसके बदले में ये नोट ले लिए। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक को हमने 1000 का नोट दिया, 1000 रुपए दिए और बैंक ने उसके बदले 100 के 10 नोट दे दिए। सेम ऐसे डिजिटली होगा, आपको अलग अलग नोट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, नोट डिजिटली नोट वो दिखेंगे आपको कि ये, मान लो ये मैंने सारे खरीदे बैंक से, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 के, ये सारे एक एक नोट मैंने खरीद लिए। ये वैलिड नहीं, अभी ये ट्रायल में तो था, अभी नहीं है। ये मैंने खरीद लिया, अब मुझे कोई पेमेंट करना है। मान लो मुझे 500 रुपए का पेमेंट करना है तो मैं 500 रुपए का पेमेंट कर दूंगा, वो 100 रुपए मुझे वापस कर देगा। अगर मैं 400 रुपए का ही पेमेंट करना तो मैंने 500 करा, उसने 100 मुझे ट्रांसफर करा। एनोनिमिटी मेंटेन रहेगी, सारी चीजें मेंटेन रहेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गई। तो ये है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसके बारे में सारी की सारी बातें बता दी। What is digital currency? Digital currency is form of currency that is available only in digital और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मुद्रा का एक रूप जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अवेलेबल है। विशेषताएं, इट डज नॉट हैव फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड इज अवेलेबल ओनली इन डिजिटल फॉर्म। इसमें भौतिकी विशेषताएं नहीं है, केवल डिजिटल रूप से उपलब्ध होता है। द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डिजिटल करेंसीज आर मेड यूजिंग कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट और डेजिग्नेटेड नेटवर्क्स। Whereas physical currencies such as banknotes and minted coins are tangible, meaning they have definite physical attributes or characteristics. ठीक, blah 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 blah. अब देखो, what is central bank digital currency? Central bank digital currency are regulated digital currencies issued by a central bank of a country. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी करी जाने वाली डिजिटल मुद्रा है। A central bank digital currency can be supplement or replacement to the traditional fiat currency. एक सीबीडीसी पारंपरिक फिएट करेंसी जो कानूनन निविदा मुद्रा हुआ करती थी, उसका एक प्रतिस्थापन हो सकता है, उसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। Unlike fiat currency which exist in both physical and digital form, a CBDC exists purely in digital form. फिएट करेंसी जिसे हम बैंक मनी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, अब ये डिजिटल ही होगा। इंग्लैंड, स्वीडन एंड यूराग्वे आर फ्यू ऑफ द नेशंस दैट आर कंसिडरिंग प्लान्स टू लॉन्च ए डिजिटल वर्जन ऑफ देयर नेटिव फिएट करेंसी। इंग्लैंड, स्वीडन और उरुग्वे कुछ ऐसे देश हैं जो अपने मूल फिएट मुद्राओं को डिजिटल संस्करण को लॉन्च करने की सोच रहे हैं। ठीक है सर, इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है?
यूपीआई से कैसे अलग है, मैंने आपको बता दिया सर। यूपीआई एक ट्रांजैक्शन मोड है, ये करेंसी है, ये लीगल टेंडर है सर। यूपीआई से आप ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन मोड के लिए यूपीआई है। यूपीआई कोई डिजिटल मुद्रा नहीं है, ये है डिजिटल मुद्रा, इसकी लीगलिटी है। वहां बैंकों की जरूरत पड़ती है, यहां बैंकों की जरूरत नहीं पड़ती है। यू डोंट रिक्वायर्ड एनी बैंक फॉर दिस, बैंक इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो जैसे ये है, अब मैं आपको ये दूंगा तो इसके लिए बैंक की जरूरत है क्या? तो नहीं है। तो वैसे ही डिजिटली ये देखो 100 का नोट, ये देखो उसी कलर में 100 का नोट, ये मैं ट्रांसफर कर दूंगा, डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होगा, डिजिटल वॉलेट होगा, और ये डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी बैंकों के द्वारा। फर्क समझ में आ? सो दिस इज डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो करेंसी एंड सीबीडीसी हमने दोनों पढ़ लिया। इन कमिंग लेक्चर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट मनी सप्लाई। अगले लेक्चर में हम मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे सबक खैर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगता है, टाइम का पता भी नहीं चलता, बट आई एम श्योर आपको भी नहीं चलता होगा। बड़ा मजा आता आप लोगों को पढ़ाते कर। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो एक डाउट सेशन लाइव भी रख लेंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलता हूं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।